एक बार फिर आपका स्वागत है विजन आईएएस पीटी 365 की करंट अफेयर सीरीज़ में। आर्ट एंड कल्चर की बात चल रही है। यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे भारत के पारंपरिक वस्त्र के बारे में। तो यहाँ बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में ही यह खोज ली गई थी कि भारत में वस्त्रों का उपयोग हो रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता से ही यहाँ के लोग पोशाकों की बुनाई करने के लिए घर पर तैयार धागे का प्रयोग करते थे। यानी ये धागे भी घर पे ही तैयार करते थे और कपड़े भी घर पर ही तैयार करते थे, और वस्त्रों को रंगने के लिए नील का उपयोग करते थे। ठीक है, तो इनकी जो वस्त्र होते थे जो रंगे जाते थे वो नील से रंगे जाते थे। ठीक है, अब भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की कुछ श्रेणियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो कढ़ाई वाले वस्त्र हैं जिसमें आपका फुलकारी और चिकनकारी आ जाता है। प्रतिरोध रंजित वस्त्र हैं जिनमें बंधनी और इकत आ जाता है। फिर छपाई वाले वस्त्र हैं जिसमें कलमकारी बगरू छपाई आ जाता है। फिर हाथ से बुने हुए वस्त्र हैं जिसमें बनारसी जरी वस्त्र और कश्मीरी शॉल आ जाता है। कश्मीरी शॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा है कश्मीरी शॉल जो हाथ से बुना जाता है। अब देखते हैं कि परंपरागत जो शिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी पहल की गई है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम चलाया गया है। फिर व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना चल रहा है। विपणन सहायता सेवा योजना चल रहा है। हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर मिशन चल रहा है। अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना चल रहा है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ देख लेते हैं कि भारत के विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची कौन कौन सी है। ठीक है, तो उत्तर भारत के लद्दाख में है थिगमा, जो ऊन बांधकर रंगाई किए हुए वस्त्र होते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमाल होता है, फिर चंबा घाटी होता है। हरियाणा में खेस बुनाई पानीपत में है। फिर टेपेस्ट्री है जो चित्रयान्विका कहते हैं, यानी चित्र बने होते हैं, बुनाई और पानीपत में है ये। फिर राजस्थान का देखते हैं तो डंका कढ़ाई उदयपुर में। फिर स्प्लिट फ्लाई ब्रेड बुनाई है, ये भी राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं अवध में, यानी अयोध्या के साइड में जामदनी है वाराणसी में। अवध जामदनी वाराणसी में है। ठीक है, बालूचरी बुनाई वाराणसी में है। बदला कढ़ाई लखनऊ में है। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट का इसमें आप मैप में देख सकते हैं जो विख्यात वस्त्र कला है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार का देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए, फिर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश तेलंगाना का देख लीजिए, कर्नाटक का देख लीजिए, इधर गुजरात का। तो आप इसमें से देख लीजिए, एक एक बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ केरल का है, केरल में भी है, देखिए आयुर्वेदिक वस्त्र है। फिर बलरामपुरम में है ये वस्त्र। ठीक है, तो ये हो गए भारत में कहाँ कहाँ वस्त्र हैं। अब खिलौने की बात कर लेते हैं। 2022 में काफ़ी चर्चा में रहा खिलौना, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है 2023 में। तो इसका देख लेते हैं सुर्खियों में क्यों रहा है ये। तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने खिलौने के सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। यानी जो भारत में खिलौने बन रहे हैं उस पर 10 मानक तय किए गए हैं कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है, अन्य संबंधित तत्व में खिलौने से जुड़े कुल 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें 7 मानक खिलौने की सुरक्षा पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO का हिस्सा है। ठीक है, तो जिसमें जो 7 मानक हैं वो खिलौने की सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर है। ठीक है, बाकी 3 मानक अन्य चीज़ों पर हैं। अब क्या है ये QCO यह अनिवार्य बनाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलौने सुरक्षा के 7 भारतीय मानकों सूची संलग्न के अनुरूप हो। ठीक है, तो ये जो 7 भारतीय मानक है उसके अनुरूप होने चाहिए जो 14 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक, थोड़ा BIS के बारे में जान लेते हैं कि क्या है भारतीय मानक ब्यूरो। तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 में आया था। ठीक है, के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। उपभोक्ता मामलों के विभाग यानी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो इस मंत्रालय के अधीन है। ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मानकीकरण,
चिन्हयन और गुणवत्ता प्रमाणन। ठीक है, तो ये मानकीकरण यानी इसको एक मानक देता है और चिन्हित करता है कि कौन सा ये प्रोडक्ट किस गुणवत्ता का है, गुणवत्ता प्रमाण भी देता है ये। ठीक है, यहाँ पर मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को नया बल प्रदान करता है, यानी किसी भी जो प्रोडक्ट होता है उसकी गुणवत्ता को एक बल देता है ये मानक तय करके। ठीक, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है और दिल्ली में है। तो ये यहाँ कार्यालय है BIS के। संरचना में देखा जाए तो 25 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय मंत्री होता है, यहाँ पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले का। फिर उपाध्यक्ष जो होता है वो राज्य मंत्री होता है उपभोक्ता मामले का। ठीक है, अब यहाँ पर और देख लेते हैं क्या इसका है QCO का। तो यहाँ देख लिए कि 7 मानकों को इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। साथ ही BIS में लाइसेंस के तहत उनमें एक मानक चिन्ह यानी ISI मार्क भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी तय किया गया है कि अगर कोई भी खिलौना बनता है तो उस पर ISI मार्क पड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, यह सरकारी दिशा निर्देश 1 जनवरी 2021 से लागू है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 से ये लागू हो गया है। आगे देखते हैं भारतीय खिलौने क्या क्या हैं। थोड़ा सा तबीयत अभी भी सही नहीं हुआ है, कल भी जो वीडियो डाला था उसमें भी इसी तरह बोल रहा था, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। वीडियो ज़रूरी है इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्ज़ाम में, बहुत ही कम समय बचे हैं। ठीक है, तो भारतीय खिलौने की बात कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू क्या है भारतीय खिलौने की? तो भारत का वर्तमान खिलौना बाज़ार लगभग 1.5 अरब डॉलर का है। ठीक है, वैश्विक खिलौने बाज़ार का केवल 0.5% है, यानी अभी बहुत छोटा हिस्सा है भारत में। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में ज़्यादातर जो खिलौने होंगे वो चाइना के होंगे। ठीक है, तो चाइना भी खिलौने बनाने में सबसे आगे है, तो इसलिए भारत अभी 0.5% ही हिस्सेदारी कर रहा है पूरे खिलौने बाज़ार का। ठीक है, अब भारत में विनिर्माण केंद्र कहाँ कहाँ है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ पर और दिखा देता हूँ, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस राज्य में कौन कौन से खिलौने बन रहे हैं। जैसे ये लट्टू आपको दिख रहा है, काफ़ी प्रचलित खिलौना है, पंजाब में बनता है। ठीक है, फिर ये जो लकड़ी के खिलौने हैं ये उत्तर प्रदेश के बनारस में बनते हैं। तो ये जो खिलौने हैं वो किस किस राज्य में बनते हैं यहाँ पर दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कभी पूछ सकता है कि ये खिलौना किस राज्य में बनता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाएंगे उसके बारे में चर्चा है। स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो जो है खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया गया, यानी केंद्रीय स्तर पर बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि खिलौने का निर्माण बढ़े। ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 की आई है उसमें ये भी कहा गया है कि 6ठी कक्षा के छात्रों के लिए खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, यानी 6 क्लास में उनको खिलौना बनाने के लिए पढ़ाया जाएगा कि इस तरह खिलौना बनाया जाता है नया शिक्षा नीति में। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए, इसको आ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्या है, सुर्खियों में रही कलाकृतियाँ। तो हम क्राफ्ट्स की बात करते हैं। क्या क्या था कलाकृतियाँ? प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख नेताओं को भारतीय पारंपरिक कलाकृतियाँ भेंट की हैं। ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री बाली में गए थे जहाँ G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा था, तो वहाँ अलग अलग देशों को, देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों को अलग अलग कलाकृतियाँ भेंट की है, भारतीय जो कलाकृतियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ी लघु चित्रकला है, कांगड़ा शैली का है। यह लघु चित्रकला और पुस्तक चित्रण की एक शैली है। ठीक है, ये पुस्तकों पर ही बनाई जाती है। यह भारत में हिमालय की तलहटी की स्वतंत्र राज्यों में विकसित हुई है। ठीक है, तो हिमालय की तलहटी में उत्तर प्रदेश, बिहार यही सब आते हैं, तो यहाँ पर ये विकसित किया गया है। यह चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख शासक राजा संसार चंद, ठीक है, राजा संसार चंद के संरक्षण में विकसित हुई थी। तो जो ये कांगड़ा शैली है ये राजा संसार चंद जो थे उनके संरक्षण में ये विकसित हुआ। कांगड़ा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैलियों में से एक है। शैलियों में से देखिए, तो ये जो है काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैली है अभी तक। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है इसमें काव्य और गीत लिखे हुए हैं।
यह शैली अपने निर्मल सौंदर्य और निष्पादन की सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ये अपनी जो है सूक्ष्मता के लिए जानी जाती है। कांगड़ा शैली की अनूठी विशेषताएं रेखाओं की सूक्ष्मता, रंग की चमक, अलंकृत विवरणों की सूक्ष्मता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य विशेषता है वो रेखाओं की सूक्ष्मता, यानी जो रेखाएं खींची गई हैं वो बहुत ही छोटी छोटी हैं, और रंग की चमक यानी जिसमें रंग का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही शाइनिंगदार है। ठीक है, अलंकृत विवरण यानी इसमें बहुत सारे अलंकार, मतलब अलंकृत मतलब होता है सुसज्जित किया हुआ, तो इसमें जो विवरण दिया गया है वो बहुत ही सुसज्जित तरीके से है। ठीक है, इस शैली में चित्रित सबसे लोकप्रिय जो विषय हैं वो भगवत पुराण है, गीता गोविंदम, नल दमयंती है, बिहारी सतसई है, रागमाला है और बारहमासा है। ठीक है, तो ये पुस्तकें हैं जो इसी शैली में लिखी गई हैं। बारहमासा हुआ, यहाँ पर भगवत पुराण हुआ, ये सब। ठीक है, मातानी पछेड़ी, ये कौन सी शैली है देख लेते हैं। तो मातानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ है मातृ देवी के पीछे। ठीक है, पछेड़ी एक धार्मिक हस्त निर्मित वस्त्र है। ठीक है, तो एक हाथों से बनाया गया वस्त्र है जिसको हम पछेड़ी कहा गया इसमें। ठीक है, इसके केंद्र में मातृ देवी का चित्र बनाया गया है, तो इस वस्त्र के जो बीच में है वो माता देवी का चित्र बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत गुजरात में घुमंतु बाघरी समुदाय के लोगों ने की थी। ठीक है, तो जो गुजरात के घुमंतु बाघरी समुदाय थे उन्होंने इसकी जो है रचना की थी। उनकी निचली जाति के कारण उन्हें माता के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। आपको पता ही होगा कि पहले क्या होता था, जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, सिर्फ जो उच्च जातियों के लोग थे वही मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया होगा कि वस्त्रों पर ही माता का चित्र बना लिया होगा और उसी की उपासना करनी शुरू कर दी होगी। इस पर उन्होंने कपड़े के टुकड़ों पर देवी माँ के चित्र का, वही चीज़ मैंने बताया कि कपड़े पर ही चित्र बनाकर पूजा करने लगे। मातानी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मातानी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है। तो जो दक्षिण भारत की कलमकारी कला है उससे थोड़ा मिलती है ये। साथ ही इसमें चित्रकारी की एक ही विधि अर्थात बाँस से बनी कलम का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये बाँस से जो कलम बनाई जाती थी उसी का उपयोग करके चित्र इस पर बनाते थे। देखते हैं आगे क्या है, पिथौरा चित्रकला। ठीक है, पिथौरा चित्रकला क्या है। पिथौरा चित्रकला का इतिहास काफ़ी पुराना है। हजारों वर्ष पुराने गुफा चित्रों में इस कला शैली का दर्शन होते हैं। ठीक है, तो जो हजारों साल पुराने गुफाएं हैं उनमें ये चित्र देखने को मिलते हैं, पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील, नायक व ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में जो राठवा और भील और नायक जनजातियाँ थीं उन लोगों ने ये चित्र बनाए हैं। ये चित्रकारियाँ आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन एवं मान्यताओं के संबंध में जानकारी देता है। ठीक है, तो उस समय का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, जीवन कैसा था, उन सब की जानकारी इन चित्रों से प्राप्त हो जाती है। पिथौरा चित्रकला में 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, तो पिथौरा चित्रकला में जो है यहाँ आप देख सकते घोड़े बने हुए हैं, तो ये जो 7 घोड़े विशेष महत्व रखते हैं। ये घोड़े उन 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राठवा समुदाय के निवास स्थान के चारों ओर मौजूद थे। ठीक है, तो जो राठवा जनजाति था उसके चारों तरफ जो 7 पहाड़ियाँ थी उन्हीं को ये प्रदर्शित करते हैं 7 घोड़े। ठीक है, पिथौरा चित्रकला एक कला शैली से अधिक अनुष्ठान है। ठीक है, तो जो पिथौरा चित्रकला है एक कला तो है ही, प्लस उनके लिए एक अनुष्ठान के जैसा है, जैसे कोई यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, जो अनुष्ठान वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कला से अधिक एक अनुष्ठान माना गया है। यह अनुष्ठान या तो भगवान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए अथवा इच्छा या वरदान मांगने के लिए किया जाता था। ठीक है, यानी ये जब चित्र बनाते थे तो एक प्रकार का अनुष्ठान होता था, तो ये अनुष्ठान या तो भगवान से कुछ मांगने के लिए, वरदान या इच्छा प्रकट करने के लिए ऐसा वो करते थे। ठीक है, आगे देखते क्या है। आगे आपका है सुलेमानी कटोरे। क्या है सुलेमानी कटोरे या अकीक कहा जाता है। अकीक मध्यम स्तर का मूल्यवान पत्थर है। ठीक है, तो ये मूल्यवान पत्थर है अकीक। यह राजपीपला की भूमिगत खानों में
और रतनपुर में नदी तल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रतनपुर नदी है, उसके तलछटी में नीचे पाया जाता है। इन पत्थर को इन कटोरे जैसी अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। ठीक है, यानी इस तरह की वस्तुएं बनाने के लिए इस पत्थर को निकाला जाता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सुलेमानी पत्थर में किसी व्यक्ति के भीतर अथवा उसके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उपचारात्मक गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि जो सुलेमानी पत्थर है वो अगर किसी व्यक्ति के भीतर कोई भी असंतुलित ऊर्जा है, मतलब कोई भी ऐसी ऊर्जा है जो उसे तंग कर रही है, तो उसे वो संतुलित कर देगा, यानी कि इलाज की तरह मानते थे कि उसका इलाज कर देगा। 18वीं शताब्दी में खंभात का बंदरगाह अब जो है आनंद जिले में है, सुलेमानी पत्थर उद्योग का केंद्र था। ठीक है, तो जो खंभात का बंदरगाह है जो अब आनंद जिले के नाम से प्रचलित है, वो सुलेमानी पत्थर का उद्योग वहाँ पर एक केंद्र था उस समय। ठीक है, अब देखते हैं पाटन पटोला क्या है। यह शुद्ध रेशम से बनी हुई दोहरी इकत का पटोला एक प्राचीन कला है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से रेशम से बनाया जाता था, पाटन पटोला पूरी रेशमी से। 11वीं शताब्दी के समय की उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र की कला है ये। ठीक है, तो उत्तरी गुजरात के पाटन जो क्षेत्र है वहाँ की कला है ये पटोला। पटोला वस्त्र दोनों तरफ रंगों और डिजाइन की समान गहनता दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पटोला जो वस्त्र है दोनों तरफ रंगे होते हैं और समान डिजाइन होते थे, यानी आगे और पीछे। इसकी रंगाई की तकनीकी और बांधनी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो रंगाई की तकनीकी है और बांधने की तकनीकी है, इसकी वजह से ये फेमस है पाटन पटोला। आपने वो गाना सुना होगा, एक प्रॉपर पटोला करके गाना है, तो इसी पटोला की बात हो रही थी वहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। किन्नौरी शॉल है यहाँ पर। किन्नौरी शॉल या हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शॉल है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का ये शॉल है। इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन या मध्य एशियाई संस्कृति का आध्यात्मिक प्रभाव है। ठीक है, तो मध्य एशियाई की जो संस्कृति है उसका ज़्यादा प्रभाव है इस पर। इसकी डिज़ाइन में ऐसे रूपांकन शामिल हैं जो आमतौर पर धर्मों और संस्कृतियों के प्रतीक हैं, यानी इस पे ऐसे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं जो किसी धर्म का प्रतीक हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए क्रॉस बना हुआ है, तो ये ईसाई धर्म का प्रतीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे डिज़ाइन का उपयोग किया गया है। इसके आधार के रंग प्राकृतिक तथा धूसर, काला, भूरा और सफ़ेद है तथा इसके अलंकरण में रंग नारंगी, नीला, हरा आदि है। ठीक है, तो इसमें जो रंग प्रयोग किए गए हैं वो प्राकृतिक है, यानी जो प्राकृतिक रूप से जो कलर दिखाई देते हैं, चाहे नारंगी, नीला, हरा, वही रंगों का उपयोग किया गया है। ज़्यादा चटकदार या चमकदार रंगों का उपयोग नहीं किया गया है। इन शॉलों को अधिकांशतः 2 भागों में बुना जाता है। इन भागों को फिर व्यापक रूप से हाथ की सिलाई के माध्यम से केंद्र में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये पहले 2 भाग में बनाते हैं, फिर बाद में इसको एक साथ जोड़ देते हैं। तो इस तरह से किन्नौरी शॉल बनाई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या हैं वो भी देख लेते हैं। रोगन चित्रकला है। ये कांड मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को एक सफ़ेद रोगन भेंट की थी। ठीक है, तो जापान के प्रधानमंत्री को एक सफ़ेद रोगन भेंट किया गया था उस समय। रोगन वस्तुतः वस्त्र पर की जाने वाली चित्रकला का एक रूप है। ठीक है, तो किसी भी वस्त्र पर जो चित्र बनाया जाता है उसी का रूप है रोगन। इसे 4 शताब्दियों से अधिक पुराना माना जाता है। ठीक है, 4 शताब्दी पुराना है ये कला। वर्तमान में यह गुजरात के कच्छ के निरौना में केवल एक ही परिवार द्वारा संरक्षित है। ठीक है, तो गुजरात का जो निरौना शहर है वहाँ के एक ही परिवार द्वारा ये संरक्षित किया जाता, नहीं एक ही परिवार अभी इसकी बुनाई कर रहा है और कोई नहीं करता है। रोगन एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ है वर्निश या तेल। ठीक है, तो ये इसका जो फारसी शब्द है उसका अर्थ है तेल। इस कला में उबले हुए तेल और वनस्पति रंगों से बने पेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उबले हुए तेल और वनस्पति रंग, यानी जो पौधों से रंग लेकर आते हैं उसी से इसको पेंट करते हैं। इस कला में आरंडी के तेल से बने एक विशेष पेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आरंडी एक तेल होता है, उसकी पेस्ट का उपयोग करते हैं इसमें सामान्यतः ज्यामितीय रूपांकों की प्राथमिकता दी जाती है। जो ज्यामितीय रूपांकन है वही बनाए जाते हैं। ज्यामितीय चित्र जैसे ये आयत हुआ, वर्ग हुआ या त्रिज्या हुआ, त्रिभुज हुआ, इस तरह के चित्र उसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्या है ये, सांझी चित्रकला। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने कांड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को सांझी चित्रकला का चित्र भेंट किया था। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को यानी जो बाइडेन को इन्होंने ये सांझी चित्रकला भेंट की थी। इस चित्रकला का विकास 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। ठीक है, कृष्ण का शहर है ये, कृष्ण भगवान यहाँ पर मतलब भ्रमण करने जाते थे वृंदावन में। इसमें कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित स्टेंसिल बनाना शामिल है। ठीक है, तो ये कृष्ण के जो जीवन था उसकी घटनाओं पर बहुत सारे चित्रों को बनाया जाता था सांझी चित्रकला में। सांझी शब्द का अर्थ है सांझ या संध्या। ठीक है, यह संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा से संबंधित है। ठीक है, तो जो शाम होता था तो मंदिरों में रंगोली बनाया जाता था, उससे संबंधित है ये सांझी चित्रकला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे यहाँ पर है पट्टा चित्रकला। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें एक पट्टचित्र पेंटिंग भेंट की। ठीक है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी, तो उनको ये पट्टचित्र दिया था। क्या है इसके बारे में जानते हैं। वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग उड़ीसा की एक विशिष्ट पेंटिंग है। ठीक है, तो स्क्रॉल पेंटिंग है ये, जो एक विशिष्ट पेंटिंग है उड़ीसा की। इसकी उत्पत्ति जो है 12वीं शताब्दी में मानी जाती है। इस पेंटिंग को एक विशेष फैन वॉश पर बनाया जाता है। इसमें सूती साड़ियों को इमली के घोल के साथ बिछाया जाता है। ठीक है, तो सूती साड़ियाँ जो होती हैं उस पर इमली का घोल डाल दिया जाता है और तत्पश्चात क्ले पाउडर से लेपित किया जाता है। यानी जो क्ले पाउडर यानी मिट्टी का जो पाउडर होता था उससे इसको लीपा जाता है। यानी बहुत ही मतलब ज़्यादा समय भी लेता होगा इस तरह से चित्र बनाने में। यह कला श्री जगन्नाथ पंथ और पुरी में मंदिर परंपराओं से निकटता से संबंधित है। ठीक है, तो जो ये कला है ये जगन्नाथ पंथ जो है उससे संबंधित और पुरी मंदिर से संबंधित है ये। फिर आ जाते हैं रत्नागिरी और शैल नक्काशियाँ क्या हैं। विशेषज्ञों ने रत्नागिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजना को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो रत्नागिरी में जो मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजना शुरू किया जा रहा था उसको उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे का कारण इस परियोजना में यहाँ की शैल कलाकृतियों का संभावित नुकसान है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी लगाया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो शैल कलाकृतियाँ हैं यानी जो पत्थर हैं अगर उसकी मतलब उसको खोदा जाएगा तोड़ा जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए उस परियोजना को ख़त्म कर दिया गया। पेट्रोग्लिफ्स किसी शैल की सतह के हिस्से को हटाकर किया जाता है। ठीक है, तो किसी की भी चट्टान को हटाकर उसको मतलब ड्रिल करके पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। इन शैल कलाकृतियों को संरक्षित स्मारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये जो शैल कलाकृतियाँ हैं इसको संरक्षित स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये शैल नक्काशियाँ प्रागैतिहासिक युग के दौरान कठोर लेटराइटिक शैल से बनाई गई हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की लेटराइट पत्थरों पर बनाई गई हैं ये कलाकृतियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसे जो है विश्व धरोहर जो सूची होती है उसमें इस चीज़ को इस पत्थर को शामिल किया गया है। ठीक, कोंकण क्षेत्र में कुल 1000 से अधिक शैल नक्काशियाँ हैं। इन्हें कातल शिल्प भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1000 से अधिक शैल नक्काशियाँ हैं कोंकण में। ठीक है, जिनको कातल शिल्प भी कहा जाता है। इन पर अलग अलग जानवरों, पक्षियों, ज्यामितीय संरचनाओं और प्राचीन चित्रलेखों को उकेरा गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जानवर बने हैं, पंछी बने हैं और प्राचीन चित्रलेख भी इस पे उकेरे गए हैं यानी खोद के लिखे गए हैं। भीमबेटका और मिर्ज़ापुर नक्काशियों के विपरीत यहाँ जानवरों के शिकार के किसी भी दृश्य को चित्रित नहीं किया गया। ठीक है, तो इस पत्थरों पे जो है कहीं भी शिकार करते हुए कोई भी चित्र नहीं बनाया गया है, लेकिन भीमबेटका और मिर्ज़ापुर की जो नक्काशियाँ हैं उसमें इस तरह के चित्र बने हुए हैं। अब भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र क्या है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार थे जिनको पद्म विभूषण भी मिल चुका था, पंडित शिव कुमार शर्मा, वो हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है।
ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत जो गाने के लिए वाद्य यंत्र यानी बजाने वाले जो यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको 4 समूहों में बांटा गया है। देखते हैं क्या है 4 समूह कि तो ये अवनद्ध वाद्य है, इनमें एक खींची हुई खाल से ध्वनि उत्पन्न होती है, उदाहरण के लिए डमरू या नगाड़ा। ठीक है, तो अवनद्ध वाद्य कहते हैं। अवनद्ध वाद्य जो खाल से बनाई जाती है, जिसको खींच के फिट किया जाता है, फिर उसको बजाते हैं। जैसे डमरू हुआ, ढोल हुआ, नगाड़ा हुआ, अब देखते हैं उसको खींचा जाता है, रस्सी से टाइट किया जाता है, तो उसमें बढ़िया आवाज़ आती है। घनवाद्य क्या है? ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं, उदाहरण के लिए घंटी, गोंग या चिमटा। ठीक है, यानी घनवाद्य यंत्र जो होते हैं उसको बजाने के लिए उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न किया जाता है। जब आप घंटी से बजाते हैं टन से तो वाइब्रेशन होता है, तो उसमें झंझनाहट की आवाज़ आती है। चिमटा भी इसी तरह का बजता है। ठीक, फिर आ जाए सुशीरवाद, ये वायु से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उदाहरण के लिए शहनाई या बांसुरी। ठीक है, तो बांसुरी को सुशीरवाद कहा जाता है, इसको फूंक मारते हैं तब इसमें आवाज़ आती है। ठीक, तत्वाद, इसमें 2 बिंदुओं के बीच तारों की कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे सारंगी, सरस्वती, बीड़ा या संतूर। ठीक है, तो तत्वाद वर्तमान समय में मान लीजिए गिटार जो है उसको तत्वाद कहते हैं। तो इस तरह याद कर सकते हैं आप कि किस किस को कौन से श्रेणी में रखा गया है। आ जाइए रंग स्वाधीनता देख लेते हैं क्या है। रंग स्वाधीनता की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया। ठीक, तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसका स्वाधीनता का आयोजन किया, रंग स्वाधीनता का आयोजन किया गया है। रंग स्वाधीनता स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को संजोने का एक उत्सव है। ठीक है, तो रंग स्वाधीनता जो है ये जो हमारी स्मृतियां हैं स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर, उनका एक उत्सव है। इस दौरान देश भर में निम्नलिखित लोक संगीत परंपराओं का प्रदर्शन किया गया, यानी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो है रंगमंच पे लोक संगीत गाया गया और प्रोग्राम किया गया। तो यहाँ पर पांडवों का कड़ा, इसकी उत्पत्ति संभवतः 17वीं शताब्दी के मेवात में हुई थी। यह आमतौर पर महाभारत के प्रसंगों और युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप की अद्भुत वीरता पर केंद्रित है। ठीक है, तो पांडवों का कड़ा जो एक इनका जो संगीत है वो 17वीं शताब्दी के मेवात में हुआ था। यह आमतौर पर महाभारत के जो प्रसंग है और महाराणा प्रताप की अद्भुत वीरता, इस सब की मतलब इन सब को स्मृति यानी याद किया जाता है इसमें। फिर आ जाते हैं ओगू कथा। ओगू कथा या तेलुगु भाषी क्षेत्र का एक लोक नाट्य रूप है। ठीक, फिर पंजाब का ढाड़ी गायन है। यहाँ देख लीजिए, गुरु गोविंद युद्ध के मैदान में शस्त्र हाथ में उठाए वीरों के बीच बहादुरी से प्रेरित करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जो हाथ में शस्त्र लेकर लड़ रहे थे उसकी वीरता को यहाँ पर दिखाया गया है। फिर आ जाते हैं पोवाड़ा, महाराष्ट्र में लोकप्रिय गाथा गीत है। फिर दास्ता गोई है या कहानी सुनाने की एक पारंपरिक फारसी शैली है। ठीक है, तो दास्तान गोई जो है कहानी सुनाई जाती है इसमें। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाइए सुमंग लीला। ये क्या है सुमंग लीला? हाल ही में इम्फाल में अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये जो सुमंग लीला है ये भी एक महोत्सव है जो भी हाल ही में मणिपुर में किया गया। सुमंग लीला 19वीं से 20वीं सदी में विकसित हुई थी। ठीक है, प्रांगण नाटक या मणिपुरी नाट्य कला का है। इसमें मणिपुरी नाट्य कला प्रस्तुत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मैतेई समुदाय के एक अनुष्ठान लाई हरोबा से प्रेरित है। ये लाई हरोबा से प्रेरित है ये महोत्सव। ठीक है, वर्तमान में नैतिक मूल्यों, एकता, अखंडता जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। ठीक, इस प्रकार लोगों को शिक्षित करने तथा समाज में सुधार लाने पर केंद्रित है, यानी समाज को सुधारने के लिए ऐसे महोत्सव किए जाते हैं ताकि कुछ सीखें लोग इसको देखकर। इसमें महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है, यानी यहाँ पर महिला का कोई भी रूप अगर दिखाना होता है तो उसमें पुरुष ही महिला बनकर जाते हैं। महिला थिएटर समूहों के मामले में पुरुष पात्रों की भूमिकाओं को महिला कलाकार निभाती हैं। ठीक है, तो और जो पुरुषों का पात्र होता है उसमें महिलाएं बनती हैं, पुरुष। ठीक, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि, ये देखते हैं क्या है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्ते के पांडुलिपि के प्रथम संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली बार ऐसा संग्रहालय बना गया जिसमें ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि रखी गई है। ठीक है, यानी ताड़ के पत्तों पर जो लिखावट होती थी वही।
ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियाँ लिखित रूप में ज्ञान को प्रसारित करने और संरक्षित करने के लिए मानव की सबसे प्राचीन और व्यापक तकनीकों में से एक है। यानी ताड़ के पत्तों पर लिखना जो है बहुत ही प्राचीनतम कला है भारत की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर इन्हें दो प्रकार के ताड़ के वृक्षों, पालमीरा और तालीपोट, ये दो प्रकार के जो ताड़ के वृक्ष हैं, इससे प्राप्त किया जाता था ये पत्ते। पालमीरा का पत्ता मोटा और कम लचीला होता है और समय के साथ कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लालीपोट का पत्ता पतला और अधिक लचीला होता है। इसमें उत्कृष्ट अस्थायित्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि 600 वर्षों तक यथास्थिति में रह सकता है। ठीक है, तो ये लालीपोत का जो पत्ता है ये 600 वर्ष तक वैसे ही रहेगा, वो खराब नहीं होगा। ठीक है, इसमें भारतीय, नेपाली और दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृति एवं धर्म से जुड़े कई अनूठे स्रोत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भारतीय, नेपाली, दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृति और धर्म के बहुत सारे ऐसे स्रोत जो है इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला है ढोकरा कला। ठीक है, तो बंगाल का लाल बाजार गांव ढोकरा धातु शिल्प का केंद्र बनता जा रहा है। ठीक है, तो बंगाल का जो लाल बाजार गांव है ये ढोकरा धातु शिल्प का केंद्र बनता जा रहा है। यह गांव बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो लाल बाजार गांव है ये झारखंड और बंगाल के सीमा पर स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दो स्थान बिकना और दरियापुर ढोकरा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जो दो स्थान है बिकना और दरियापुर, जिसको भी वर्धमान और बांकुरा कहा जाता है, ये ढोकरा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ढोकरा धातु की एक ढलाई कला है। इसमें ढलाई के लिए प्राचीन लुप्त मोम विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मोम विधि जो है वो आपको पहले दूसरे पार्ट में मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ऐसे एक सांचा होता है, उसमें कोई भी धातु पिघला कर डाल दी जाती है। फिर जब वो ठंडा होके मजबूत हो जाता है तो फिर सांचे को गलाकर निकाल दिया जाता है और फिर वो आकृति बनकर तैयार हो जाती है। ठीक, तो यह तांबे और उसकी मिश्र धातुओं या कांस्य जैसी अलोह धातु का इस्तेमाल करने के कारण विशिष्ट है। ठीक है, तो इसमें तांबे और इसकी मिश्र धातु कांस्य जैसी अलोह धातु का उपयोग इसमें किया जाता है। यह एक प्राचीन परंपरा है और इसका प्रलेखित इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्राचीन यानी पुरानी परंपरा है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है ये। यह झारखंड की पारंपरिक कला है। ठीक है, तो जो ढोकरा कला है ये झारखंड की पारंपरिक कला है, यानी बहुत पहले से ये चलती आ रही है। चलिए देखते हैं आगे न्यूज़ में क्या है। यहाँ पर अब आ जाता है जो सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। तो पहले है साइक्लोपियन वॉल। क्या होता है साइक्लोपियन वॉल? तो बिहार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं पहले ही। तो ASI को साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव एक बार फिर से भेजा गया है। ठीक है, तो ये जो है साइक्लोपियन वॉल जो है अभी बिहार में है, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बारे में जानते हैं क्या है। साइक्लोपियन वॉल पत्थर की एक 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। ठीक है, यहाँ चित्र में देख लीजिए, पत्थर की दीवार है जो लगभग 40 किलोमीटर लंबी है। यह 2500 वर्ष से अधिक पुरानी संरचना है। इसे बिहार का प्राचीन शहर राजगीर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो ये 40 किलोमीटर लंबी दीवार है ये 2500 वर्ष पुराना है और ये राजगीर जो शहर है बिहार का उसको चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं तो राजगीर जो है बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी। ठीक है, तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो राजा थे उनकी राजधानी थी राजगीर। ठीक है, ये दोनों शासक बुद्ध के समकालीन थे। तो ये जो दोनों शासक थे यानी बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे, यानी जब बुद्ध का काल था उसी समय इनका भी समय था। दीवार का निर्माण पूर्व मौर्य युग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कराया गया था। ठीक है, तो ये मौर्य से पहले कराया गया था इस दीवार का निर्माण।
इसे बृहद्रथ या रावणी वंश के दूसरे शासक राजा जरासंध ने निर्मित करवाया था। ठीक है, तो राजा जो जरासंध थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसे राजगीर को बाहरी शत्रुओं के आक्रमणकारियों से बचाने के लिए निर्मित किया गया था। इस दीवार को विशाल अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, तो कोई भी राजगीर पे आक्रमण ना कर दे उसकी सुरक्षा के लिए यह दीवार बनाया गया था और इसमें अनगढ़ पत्थरों का उपयोग किया गया है। ठीक है, यह दीवार विश्व में साइक्लोपियन चिनाई के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। ठीक है, तो साइक्लोपियन चिनाई की जो दीवारें होती है उसमें सबसे पुरानी है ये। ठीक, क्या होता है साइक्लोपियन, इसमें लिखा हुआ साइक्लोपियन चिनाई एक प्रकार के महापाषाण स्थापत्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये महापाषाण स्थापत्य को दिखाने के लिए या उस समय के स्थापत्य को बताने के लिए साइक्लोपियन शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसमें गारे के बिना पत्थर के असमान रूप से बड़े खंडों का उपयोग करना शामिल है। प्राय किलेबंदी हेतु इस प्रकार की चिनाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है गारे का उपयोग नहीं किया जाता है, बिना गारे के ही इसमें चिनाई की जाती है। चिनाई मतलब जोड़ना एक दूसरे को। ठीक है, बिना गारे के ही इस बनाया जाता था और ज़्यादातर किलेबंदी के लिए ऐसी पद्धति अपनाई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि राजगीर में साइक्लोपियन वॉल फ्रंटियर्स ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, तो ये फ्रंटियर्स ऑफ द रोमन एम्पायर एक और दीवार है, उसी के समान है। ठीक है, जो जर्मनी, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड से होकर गुजरती है यह दीवार, उसी की तरह यह है और 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो फ्रंटियर ऑफ द रोमन एम्पायर को 1987 में ही शामिल कर लिया गया है विश्व विरासत सूची में। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं विश्व धरोहर नामांकन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, यानी किस प्रक्रिया से किसी भी स्थान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। तो अनंतिम सूची यानी सबसे पहली जो प्रक्रिया है यही है, या पहला कदम है जो किसी देश को अपनी सीमाओं के भीतर स्थित अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत स्थलों की इन्वेंट्री बनाकर उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या होता है, कोई भी देश के अंदर कोई विरासत स्थल है तो उसको सबसे पहले जो है इन्वेंट्री बनाया जाता है और उसको पेश किया जाता है यूनेस्को को। ठीक है, फिर नामांकन किया जाता है यूनेस्को द्वारा। इस स्थल को अंतिम सूची में शामिल करने के बाद उस देश को आवश्यक दस्तावेज नक्शे के साथ, यानी आवश्यक दस्तावेज और नक्शा तैयार करके दस्तावेज तैयार करना होता है। इसे सलाहकार निकायों के मूल्यांकन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी मतलब नामांकन को लेकर जो दस्तावेज होते हैं और जो उस क्षेत्र का मैप है ये सब तैयार करके जो है सलाहकार को भेज दिया जाता है। फिर अंतिम जो रूप है इसका, एक बार किसी स्थल को नामांकित और मूल्यांकित करने के बाद यह विश्व विरासत समिति पर निर्भर है कि वह विश्व विरासत सूची पर अपने अभिलेख पर अंतिम निर्णय ले। ठीक है, तो जब यह मूल्यांकन और नामांकित कर लिया जाता है तो उसके बाद समिति पर निर्भर करता है कि वह उस क्षेत्र को शामिल करती है या नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिया गया है यूनेस्को के बारे में, ये भी देख लीजिए। तो यूनेस्को के बारे में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसे वर्ष 1945 में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति व सुरक्षा में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति और सूचना क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यह बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की व्यवस्था उपलब्ध कराना, यानी एक बेहतर शिक्षा सबको देना और वो ज़िंदगी भर सीखते रहें, इस चीज़ को सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, सदस्यता देख ले तो इसमें टोटल 195 देश हैं जिसमें 8 एसोसिएट सदस्य हैं। ठीक, संरचना की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो महानिदेशक करता है। ठीक, यूनेस्को के सचिवालय की अध्यक्षता महानिदेशक करता है। यह जनरल कॉन्फ्रेंस और कार्यकारी बोर्ड के निर्णयों को लागू करता है। ठीक है, तो जो उनके निर्णय होते हैं उसको लागू किया जाता है। उसके बाद ये कुछ पुरस्कार भी देता है, यहाँ पर देख लीजिए। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। ठीक है, तो एशिया प्रशांत पुरस्कार देता है ये। यूनेस्को फेलिक्स हैफवर्ड बोयगनी शांति पुरस्कार, यानी बोयगनी शांति पुरस्कार भी यही देता है। ठीक है, क्या किसे दिया जाता है, या जीवित व्यक्तियों व सक्रिय संस्थानों शांति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।
ठीक है, यानी यह कोई जीवित व्यक्ति या संस्थान हो जो शांति को बढ़ावा दे रहा हो तो उसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह UNSDG का भी सदस्य है। ठीक है, यूनेस्को के 3 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, कुक आइलैंड्स, न्यू और फिलिस्तीन, ये नहीं है। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि संयुक्त राष्ट्र के जो 3 सदस्य देश हैं, इजराइल, लिंकटेनस्टाइन और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, इन स्थानों के लिए यूनेस्को दर्जे का अर्थ क्या है, ये कोई विशेष इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर न्यूज़ में क्या है। अब न्यूज़ में जो है वो बिहार में अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी बिहार में और कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो नंबर 1 है नालंदा विश्वविद्यालय, काफ़ी फेमस है ये, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसकी स्थापना जो है गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त यानी शंकरादित्य ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। ठीक है, तो जो कुमार गुप्त शासक था उसने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। यह 12वीं शताब्दी तक यानी 600 वर्षों तक प्रचलित अवस्था में रहा। तो यह विद्यालय लगभग 600 वर्ष तक चला। इसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसको सूचीबद्ध कर दिया गया है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। अब तो ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगला देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट है बोध गया का महाबोधि मंदिर। ठीक है, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आपको पता ही होगा कि भगवान बुद्ध को बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, पेड़ के नीचे। मूल संरचना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी, यानी इसकी जो मूल संरचना है, नीचे का भाग है, आधार है, इसको मौर्य सम्राट जो अशोक थे उन्होंने बनवाया था। इसे गुप्त काल के अंत में पूरी तरह से ईंटों से बनवाया गया। फिर जब गुप्त काल आया तो उन्होंने इसे पूरी तरह से ईंट द्वारा बनवा दिया गया। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। अभी जो वर्तमान में जो मंदिर है बोध गया में, ये 5वीं और 6वीं शताब्दी का है। ठीक, और संबंधित सुर्खियाँ क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मोहनजोदाड़ो के संरक्षण के जीर्णोद्धार पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता तो इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है यूनेस्को ने बात कह दी है कि अगर मोहनजोदाड़ो के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम उसे विश्व धरोहर सूची से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इनका नियम होता है कि जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है उसका संरक्षण किया जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभी उसको। अब तक निम्नलिखित 3 धरोहरों का विश्व विरासत दर्जा वापस ले लिया गया है। ठीक है, ओमान का अरेबियन एरिक्स सेंचुरी, जर्मनी के ड्रेसडेन में स्थित एल्बे वैली और इंग्लैंड का लिवरपूल, इन 3 को जो है इनकी जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची को मतलब सूची से बाहर कर दिया गया है। अब ये हटाने की प्रक्रिया क्या है जो मैं बता रहा था वो यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई स्थल यूनेस्को के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो जो है संबंधित देश को एक चेतावनी पत्र भेजा जाता है। यानी जो इनका प्रोटोकॉल है यूनेस्को का, जब कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको सबसे पहले एक नोटिस भेजा जाता है। उस स्थल को यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर सूची मतलब फिर उसको क्या है कि विश्व खतरे की सूची में डाल दिया जाता है। ठीक, और अंतिम में उसकी जो है सूची से हटा दिया जाता है उस स्थान को, अगर फिर भी बात नहीं मानी जाती है तो। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आयरन एज की बात आ गई है, लोह युग की। जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में तमिलनाडु के मयिलादंपरे में हुए उत्खनन की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले लोहे के इस्तेमाल की जानकारी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि हम अभी तक ये मानकर चलते थे कि लोहे का उपयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ, यानी भारतीयों द्वारा उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग शुरू हुआ और उत्तर वैदिक काल लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास का है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 4200 वर्ष पहले ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था लोहे को भारतीयों ने। प्रमुख निष्कर्ष क्या है। मयिलादंपरे में खोजे गए लोहे के औजारों के आधार पर तमिलनाडु में लोह युग का संबंध 2172 ईसा पूर्व से 1665 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो औजार खोजे गए हैं उसके आधार पर लोह युग का संबंध बताया गया 2172 ईसा पूर्व से 1615 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, फिर क्या है। मयिलादंपरे एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से प्राप्त
सांस्कृतिक सामग्रियाँ सूक्ष्म पाषाण और प्रारंभिक ऐतिहासिक युगों के बीच की हैं। ठीक है, तो ये महिला दंपरे स्थल है, ये पुरा स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म पाषाण मिले हैं जो उस समय के इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से प्राप्त सांस्कृतिक साक्ष्यों से पता चला है कि इस स्थल का समय काल नवपाषाण काल से ऐतिहासिक काल के मध्य तक का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सांस्कृतिक साक्ष्य मिले उससे पता चलता है कि इस जो उस स्थान का समय काल है वो नवपाषाण काल से ऐतिहासिक काल के मध्य का है। ठीक, सूक्ष्म पाषाण काल, नवपाषाण काल, लौह युग, आरंभिक व पूर्व ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 5 सांस्कृतिक चरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूक्ष्म पाषाण काल, नवपाषाण काल, लौह, आरंभिक, ऐतिहासिक जो काल है ये 5 सांस्कृतिक चरण माने जाते हैं। इन्हें मिट्टी के पात्र, लोहे के उपकरणों, शैल कला, स्मरण पाषाणों और शिलालेखों के आधार पर चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ये इन सारे वस्तुओं के आधार पर चिन्हित किया गया है कि ये जो है एक सांस्कृतिक चरण है। तमिलनाडु में उत्तर नवपाषाण चरण की शुरुआत 2200 ईसा पूर्व से पहले हुई है। ठीक है, तो तमिलनाडु में उत्तर नवपाषाण चरण जो है वो 2200 ईसा पूर्व पहले से हुई है। यह निष्कर्ष दिनांकित स्तर से नीचे पाए गए 25 सेंटीमीटर मोटाई के सांस्कृतिक निक्षेपों के अध्ययन पर आधारित है। तो ये जो दिन निर्धारित किया गया नवपाषाण काल चरण का, ये 25 सेंटीमीटर एक मोटाई वाला जो निक्षेप मिला है उसके आधार पर यह काल निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने यह भी पाया कि काले और लाल मृदभांड का नवपाषाण काल के अंत में उपयोग शुरू हुआ था, न कि लौह युग में। ठीक है, तो ऐसा पहले माना जाता था कि लौह युग से ही काले और लाल मृदभांड का प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन इस खोज से ये पता चला कि जो है काले और लाल मृदभांड का उपयोग नवपाषाण काल से ही होना शुरू हो गया था। ठीक, फिर आगे है नवीनतम खोज के पहले तमिलनाडु के लोहे के प्रयोग का प्रथम साक्ष्य मैट्यूर के समीप तेलंगनूर और मंगंडू को माना जाता था। ठीक है, तो अभी जब नवीन खोज या नया खोज नहीं हुआ था तो इससे पहले ये मानते थे कि लोहे का जो प्रयोग है वो सिर्फ 2 ही जगहों पर तेलंगनूर और मंगंडू में ही होता था, अन्य जगहों पर नहीं होता था। इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो लोहे का उपयोग का समय काल है ये 1500 ईसा पूर्व ही माना जाता था। ठीक है, अब निष्कर्ष का महत्व देख लेते हैं। यह कालक्रम पुनर्निर्धारण में सहायक है। ठीक है, ये कालक्रम जो पुनर्निर्धारण करने के लिए ये सहायक करेगा, ये जो भी प्राप्त हुआ है साक्ष्य। ठीक है, फिर देखते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि हमारा लौह युगीन सांस्कृतिक आधार 2000 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, यानी जो लौह युगीन सांस्कृतिक आधार है वो 2000 ईसा पूर्व में ही शुरू हो गया था। इस तिथि निर्धारण ने सिंधु सभ्यता और तमिलकम दक्षिण भारत के संगम काल के बीच के अंतर को बहुत कम कर देगा। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत का संगम काल है और सिंधु घाटी सभ्यता का काल है उसके बीच के अंतर को कम कर देगा, जो अभी इस साक्ष्य का जो हम और डीपली अध्ययन करेंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि भारत में विभिन्न स्थानों पर लौह युग का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में 2172 से 1615। ठीक है, रायपुर में 1700-1800। फिर ये क्या है, तमिलनाडु के मैट्यूर के निकट में 1500 माना जाता है। ऐसे वाराणसी में है, कर्नाटक, राजस्थान, अलग अलग जगहों पर अलग अलग काल में लौह युग माना जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। भारतीय सभ्यता में धातु के प्रयोग की प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, तो सभ्यता का इतिहास उन धातुओं के उपयोग से जुड़ा है जो कृषि के लिए आवश्यक है और जो बदले में सभ्यता की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में आकार देता है। ठीक है, तो जब लोहे का उपयोग शुरू हो गया था किसी भी सभ्यता में तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हो गए थे। अब कृषि पर निर्भर क्यों हो गए थे? क्योंकि जब हमारे पास कांस्य के औजार थे तो कांस्य का औजार बहुत ही नाजुक होता है, उससे पेड़ वगैरह नहीं कटते थे। ठीक है, और पहले झूम खेती होती थी यानी जंगल को साफ करके। तो जब इनके पास लोहे का हथियार आ गया तो ये जंगलों को अब बहुत आसानी से काट सकते थे, और जब आसानी से काट सकते थे तो अब ये और भी बड़े भाग को साफ करने लग गए और वहाँ पर खेती करने लग गए। फिर इनको फ़ायदा होने लगा तो कृषि पर ही निर्भर हो गए। तांबे के उपयोग के दौरान समान सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का व्यापक उपयोग किया जाता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी में तांबे का ही उपयोग किया जाता था, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे।
तांबे से बने उपयोगी उपकरण कमज़ोर होते थे, ये बता ही दिया आपको। लोहे के औजार जितने मजबूत नहीं होते, साथ प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर दोहन के लिए तांबे की अनुपलब्धता ने देश के अन्य क्षेत्रों को पाषाण युग में रहने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, तो हर जगह तांबा नहीं मिलता था, तो इसलिए ये एक ही जगह पर रहते थे जहाँ पर तांबा मिलता था, इसलिए ये पाषाण युग में एक ही जगह पर रहने के लिए विवश थे। लोह युग के उपयोग के दौरान समाज कैसा हो गया? उत्तर वैदिक काल के दौरान, यहाँ बता दिया था पहले कि उत्तर वैदिक काल में माना जाता है कि लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। आर्य संस्कृति के विस्तार का मुख्य कारण लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के उपयोग की शुरुआत थी। ठीक है, तो ये 1000 ईसा पूर्व में लोहे का उपयोग करने लगे थे आर्य समाज और अपना विस्तार करने लगे थे। और लोहे का उपयोग इनका मुख्य कारण था कि ये बहुत भारी मात्रा में यानी बहुत भारी जगह पर विस्तार कर लिए थे। लोहे प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि औजारों और हथियारों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो लोहे की जब इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाई गई तो उसमें कृषि औजार हथियार बनाया जाने लगा। इस प्रकार कृषि उत्तर वैदिक लोगों के जीवन का मुख्य आधार बन गई। ठीक है, तो बता ही दिया कि लोहे के औजार बनने से किस तरह मुख्य आधार बन गया कृषि। ठीक, इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्सों के घने वनों को साफ करने के लिए भी लोहे के औजार का उपयोग किया जाता था। ये बता दिया आपको कि जंगल को साफ करते थे खेती करने के लिए। चलिए ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राखी गढ़ी का। ठीक है, एक राखी गढ़ी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के हिसार में हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखी गढ़ी का उत्खनन किया है। ठीक है, तो राखी गढ़ी जो है एक हड़प्पा स्थल है, तो हाल ही में अभी इसका उत्खनन किया गया है। यहाँ से कुछ घरों की संरचना, गलियों और जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। ठीक है, तो यहाँ पर खुदाई के दौरान घर की संरचना, गली और जल निकासी के बारे में अन्य जानकारियाँ और प्राप्त हुई हैं हमें। ठीक है, अब राखी गढ़ी के बारे में जानते हैं क्या है। राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। ठीक है, तो भारत में जो 5 बड़े स्थल हैं उसमें से राखी गढ़ी भी एक महत्वपूर्ण मतलब जगह है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य बड़े स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और गनवेरीवाल तथा भारत में धौलावीरा जो गुजरात में है। ठीक है, तो ये 5 बड़े स्थल हैं जिसमें राखी गढ़ी भी है। सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। पुरातत्विक उत्खनन से पता चला कि परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व योजनाबद्ध नगर प्रणाली द्वारा किया गया था। यानी जब पुरातत्विक उत्खनन किए गए तो पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो जो है एक नगर प्रणाली पर योजनाबद्ध थी। यानी वो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, ना कि गाँव वाली सभ्यता थी। इसमें कच्ची ईंटों के साथ पकी हुई ईंटों के घर थे। ठीक है, कच्ची ईंटों के साथ पकी ईंटें भी प्रयोग करते थे घर बनाने में, और जल निकासी की व्यवस्था भी थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें पता ही है कि वहाँ पर सड़कें थी, नालियाँ थी, कुएँ थे और किस तरह घरों से नालियाँ जोड़ी गई थी। तो ये उस नगर की विशेषताएँ थीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, मिट्टी से बने फर्श पर कच्ची ईंटों से निर्मित पशु बलि गर्तों तथा त्रिभुजाकार वृत्तीय वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पशु बलि देने के लिए जो गर्त बनाई गई थी वो त्रिभुजाकार और वृत्तीय अग्नि जो वेदियाँ बनाई थी वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो अग्निवेदी होती है जहाँ हवन वगैरह किया जाता था, उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ संबंधित तथ्य दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो की खोज के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी अभी जो है ये इस वजह से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मोहनजोदाड़ो की जो खोज हुई थी उसका 100 वर्ष पूरा हो गया है। और जब भी किसी चीज़ का 100 वर्ष पूरा होता है तो यूपीएससी ज़रूर क्वेश्चन पूछती है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की थी। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो राखलदास बनर्जी ने की थी। यानी राखलदास बनर्जी ने ही खुदाई करके मोहनजोदाड़ो को खोजा था। ठीक है, वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे, तो ये एएसआई में एक अधिकारी के पद पर थे। उन्होंने 1914 में प्रकाशित प्राचीन मुद्रा पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो 1914 में एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्राचीन मुद्रा शास्त्र पर केंद्रित पुस्तक थी। ठीक है, तो ये जिनका पुस्तक था ये सिक्कों के अध्ययन पर था। यानी जो सिक्के थे प्राचीन काल के उसके अध्ययन पर इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्राचीन मुद्रा। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने।
उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई बिनिबंध यानी मोनोग्राफ एवं पुस्तकें, बंगलार इतिहास साहित्य उपन्यास लिखे थे। ठीक है, तो ये बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बहुत सारे मोनोग्राफ और पुस्तकें लिखी थी और उपन्यास भी लिखे थे। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के शिक्षक थे। ठीक है, तो ये जो है बनारस में जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें ये भारतीय इतिहास और संस्कृति के शिक्षक रह चुके थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या है, यह दक्षिण एशिया की प्रारंभिक सभ्यता थी। ठीक है, तो दक्षिण एशिया की जो पुरानी से एक सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय के लोग कांस्य का उपयोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन, ये तीन जो थी इनके समकालीन थी। ठीक है, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। इसे आमतौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है। यहाँ कुछ और चीज़ें। प्राक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व की है। फिर परिपक्व यानी थोड़ा विकसित हो गई थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की है। उत्तर हड़प्पाई यानी हड़प्पा के बाद क्या है 1900 से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का काल है। ठीक है, तो ये काल के बारे में बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो परिपक्व हड़प्पाई स्थल है वो यहाँ देख सकते हैं कहाँ है। यहाँ है मोहनजोदाड़ो है, फिर कोट दीजी है। ठीक है, यहाँ अमरी है और यहाँ पर इंडस यानी सिंधु नदी है। इस नदी के आसपास ही सब बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है इस नदी के कारण। यहाँ हड़प्पा है। ठीक है, ये बनावली है। ये सब महत्वपूर्ण स्थल हैं, इसको देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC या UPPCS दोनों। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं इनकी ओर। तो नगरीय केंद्रों का विकास है, मैंने पहले बता दिया। एक शहरी सभ्यता थी। लिपि क्या थी, लिपि में मोहरों पर लेखन की एक पंक्ति होती थी। ठीक है, यानी जब कोई मोहर होते तो एक ही पंक्ति में सारी चीज़ें लिखी हुई होती थी, दो पंक्तियां नहीं बनाते थे। अधिकांश अभिलेख छोटे होते थे, यानी जो अभिलेख लिखते थे वो बहुत छोटा होता था। लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हड़प्पा सभ्यता में जो अभिलेख मिले हैं उसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है, यानी उसकी लिपि कोई नहीं पढ़ पाया है। या दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी दाहिने तरफ से बाएं, यानी इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, यानी दाहिने से बाएं तरफ। ब्रोस्टोफेडन प्राकृतिक के साक्ष्य पाए गए हैं जहां लेखन दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोस्टोफेडन प्रकृति के साक्ष्य भी मिले जहाँ दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, यानी जो है एक इस तरह इधर दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं फिर ऐसे इस तरह से लिखते थे। ये नहीं कि कलम उठा के फिर अपनी साइड लेकर आए, लिखते ही जाते थे ऐसे मोड़ मोड़ के। ठीक है, सिनौली जो यूपी में है, एक योद्धा वर्ग की उपस्थिति का पता चला है। ठीक है, तो सिनौली में एक योद्धा वर्ग की उपस्थिति का भी पता चला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हाल ही के उत्खनन के दौरान प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। उत्खनन में 2 महिलाओं के कंकाल मिले थे। ठीक है, तो जो भी राखीगढ़ी में खुदाई हुई थी इसमें महिलाओं के 2 कंकाल मिले हैं जो लगभग 5000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। अंत्येष्टि अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में इस कंकाल अवशेषों के साथ पात्र और अन्य कलाकृतियाँ दफनाई हुई हैं। ठीक है, तो यही जो अनुष्ठान की जो मतलब दफनाने की जो उनका रीति रिवाज था उसमें कंकाल के साथ पात्र यानी बर्तन वगैरह भी रखे जाते थे। ये हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उनकी विशेषताएं थी। आगे देखते हैं क्या है। कलाकृतियाँ क्या प्राप्त हुई हैं। सेल खड़ी निर्मित मोहर, टेराकोटा से बनी चूड़ियाँ, हाथी के रूपांकन के साथ टेराकोटा की मोहर, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य। तो ये कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। सेल खड़ी निर्मित मोहर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है कि इस स्थल से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो ये देख लीजिएगा, सेल खड़ी है, टेराकोटा से बनी चूड़ियाँ मिली हैं, हाथी के रूपांकन के साथ टेराकोटा की यानी हाथी के का मोहर भी मिला है और हड़प्पा लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। बसावट के चिन्ह क्या हैं। टीला नंबर 3 के उत्खनन से एक कुलीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुलीन बस्ती मतलब अमीरों की जो बस्ती थी वो प्राप्त हुआ है। टीला नंबर 3 यानी बहुत सारे टीले हैं, उसमें 3 नंबर का जो टीला है। अब तक उत्खनित सभी हड़प्पा स्थलों में त्रिस्तरीय अधिवास के एक समान संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक
ठीक है। तो अब तक जो भी हड़प्पा स्थल खोदे गए हैं वो त्रिस्तरीय अधिवास के संकेत मिलते हैं। कच्ची ईंट की दीवारों वाली सामान्य बस्तियाँ, कच्ची ईंट की दीवारों के साथ साथ पकी हुई ईंट की दीवारों वाली कुलीन बस्ती और संभावित मध्य स्तर की बस्तियाँ। तो ये तीन स्तरीय अधिवास था वो यही है कि सामान्य बस्ती, कुलीन बस्ती और मध्य स्तर की बस्ती। ठीक है, तो ये 3 स्तरीय होता था। शोधकर्ताओं ने अभी तक यह निर्धारित नहीं किया है कि ये 3 स्तरीय अधिवास विशेषता समुदाय या व्यवसाय पर आधारित थी या नहीं। ठीक है, तो अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि ये समुदाय के आधार पर था या व्यवसाय के आधार पर था। आभूषण निर्माणी, 5000 वर्ष पुरानी आभूषण निर्माणी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 5000 पुराने जो आभूषण थे वो भी मिले हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इस नगर में व्यापार भी किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि इस नगर में व्यापार भी किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं? धौलावीरा है, तो गुजरात में खादिर के शुष्क द्वीप धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। ठीक है, तो धौलावीरा जो गुजरात में है ये 5वां सबसे बड़ा महानगर माना गया है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, यहाँ से सेल खड़ी अथवा चूना पत्थर की दीवारों से युक्त एक दुर्गीकृत गढ़ी निचला नगर मध्य नगर के प्रमाण प्राप्त हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य अनेक हड़प्पाई स्थलों से कच्ची ईंटों से निर्मित दीवारों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कच्ची ईंट से बनी हुई दीवारों के साक्ष्य मिले हैं। मैं बता दूँ धौलावीरा जो है वो एक बंदरगाह भी था उस समय। यहाँ जलाशयों की सोपानी श्रृंखला के साथ परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद था। ठीक है, तो इन जो धौलावीरा था यहाँ पर जलाशयों को गिराने के लिए एक श्रृंखला भी मिलती थी, यानी घर से जल निकलेगा, नाली में जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, तो एक जो है जल प्रबंधन प्रणाली थी उस टाइम। यहाँ से एक बड़े कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ 6 प्रकार के स्मारक हैं जो हड़प्पा के मृत्यु के प्रति अनूठे दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था वो भी मिला है, जहाँ यहाँ मिला है कि 6 प्रकार के स्मारक हैं। वहाँ 6 प्रकार के स्मारक होते जो उस समय जब मृत्यु हो जाती थी तो किस तरह से दफनाया जाता है उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। अन्य हड़प्पाई शहरों के साथ साथ मेसोपोटामिया क्षेत्र और ओमान प्रायद्वीप के शहरों के साथ भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा के अलावा मेसोपोटामिया और ओमान में भी अंतर क्षेत्रीय यानी अपने देश के अंदर व्यापार करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मैंने बता दिया मेसोपोटामिया ये सब समकालीन थे हड़प्पा के। ठीक है, यह स्थल आभूषण निर्माण कला का केंद्र था। ठीक है, तो जो धौलावीरा था ये आभूषण निर्माण का केंद्र था, यानी यहाँ पर जो है आभूषण बनाए जाते थे। आभूषण सीप व अर्धकीमती पत्थरों जैसे गोमेद से बनाए जाते थे। यहाँ से कास्ट का भी निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आभूषण सीप होते थे जो समंदर में पाए जाते थे, इन सब का निर्यात भी किया जाता था। ठीक, दूसरा स्थल है आपका लोथल, ये भी गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में 2 स्थल है धौलावीरा और लोथल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लीजिएगा। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पत्तन नगर था। ठीक है, तो लोथल जो है एक पत्तन नगर था, यानी जो है क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर जहाज आके रुकती है उसी को पत्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये पत्तन नगर था। यहाँ से एक गोदी बड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी संरचना कच्ची ईंटों से निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बाड़े मतलब जो होता है जो घेरा बना होता था, तो ये कच्ची ईंटों का घेरा बना हुआ था। यह जो है खंबात की खाड़ी के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो भोगाव और साबरमती तो जो 2 नदियां हैं खंबात की खाड़ी में, उसके बीच में लोथल शहर स्थित है। लोथल के एक कब्रिस्तान से 21 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो लोथल का जो कब्रिस्तान है उसमें 21 कंकाल मिले हैं। यहाँ से तांबे के बर्तन बनाने वाले ढलाई घर की भी खोज की गई है। ठीक है, तो एक ऐसे घर भी खोजे गए हैं जहाँ पर तांबे के बर्तन बनाए जाते थे। इस स्थल से अर्धकीमती पत्थरों, सोने आदि से बने आभूषण भी मिले हैं। ठीक है, तो उस स्थल से अर्धकीमती पत्थर और सोने यानी सोना का जो आभूषण है वो भी मिला है। ठीक है, तो अब इसका एक स्थल है हड़प्पा जो अभी पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है। ठीक है, तो जो हड़प्पा में मोहर मिला है, मोहर वो जो है काफ़ी विशिष्ट कलाकृति का है।
यह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। जो सेलखड़ी पत्थर होता है उससे वह मोहर बनाया गया है। इस तरह की मोहर में अक्सर जानवरों के रूपांकन और एक लिपि के चिन्ह अंकित होते हैं। ठीक है, तो इन मोहरों में जो है जानवर बने होते थे और एक ही लिपि में चिन्ह बने होते थे। ठीक है, कुछ लिखा नहीं होता, चिन्ह इस तरह, जैसे इस तरह मान लें, इस तरह कुछ भी चिन्ह बने होते थे। ठीक, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पहले ही बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का किसी भी जगह पर कोई भी अभिलेख जो मिला है वो कोई भी पढ़ा नहीं गया अभी तक। हड़प्पा से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है जहाँ लोग अनाज रखते थे। इसमें ईंट से निर्मित गोलाकार चबूतरों की पंक्तियाँ थे। इसका उपयोग अनाज की भूसी निकालने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार के सामने एक चबूतरा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इस चबूतरे में धान की जो भूसी है उसको निकाला जाता था। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अनंतिम सूची में शामिल है। यानी ये अनंतिम सूची में शामिल है, यानी अभी इस पर निर्णय आना बाकी है। ठीक है, अगला देखते हैं, मोहनजोदाड़ो है नेक्स्ट। मोहनजोदाड़ो शहर है या दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी संरक्षित नगरीय बस्ती है। ठीक है, तो जो मोहनजोदाड़ो है दक्षिण एशिया की सबसे बेहतरीन नगरीय बस्ती है। इसमें ज़्यादातर पकी हुई ईंटों से बने नियोजित नगर के 2 खंड थे। ठीक है, तो इसमें जो है पकी हुई ईंट का उपयोग किया जाता था, जिसके 2 खंड है। कौन से? पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में निचला नगर। ठीक है, तो गढ़ी जो होता था वो ऊपर वाला नगर होता था और निचला नगर को निचला नगर ही कहते थे। गढ़ी क्षेत्र में 2री शताब्दी ईस्वी में बिना पकी ईंटों से एक बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बौद्ध स्तूप का निर्माण भी किया गया था कब? 2री शताब्दी में। ठीक है, बिना पकी हुई ईंटों का, यानी कच्ची ईंटों का। इमारतों को सड़कों के किनारे पर बनाया गया था, यानी जो भी इमारत थे वो सड़क के किनारे बनाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई एक जाल निर्माण करती थी। तो इस तरह सड़कें होती थी, समकोण पर काटती थी, जो एक जाल का निर्माण करती थी। ऐसे ऐसे सड़कें जो गई हैं। ठीक, इन नगर में एक सार्वजनिक स्नानगार था। यह विशाल स्नानागार इस स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो में अन्नागार और स्नानागार दोनों मिला है। ठीक है, तो स्नानागार और अन्नागार दोनों ही महत्वपूर्ण विशेषताएं थी मोहनजोदाड़ो की। अन्य विशेषताओं में पुजारियों की एक विद्यापीठ या अधिवास होता था। ठीक है, तो जो पुजारी लोग थे यानी उपासना करने वाले लोग होते थे, उनका एक विद्यापीठ या अधिवास यानी कि घर मिला है। एक विस्तृत जल निकास प्रणाली। ठीक है, तो जल निकास प्रणाली लगभग पूरी सिंधु सभ्यता में ही थी। कुएं अपशिष्ट जल के निपटान के लिए सोख्ता गर्त और एक बड़ा अन्नागार है। ठीक है, तो जल की निकासी के लिए ये सोख्ता लगाए हुए थे, सोख्ता का एक गड्ढा बनाए हुए थे। ठीक है, और एक बड़ा अन्नागार, तो ये अनाज रखने वाला घर। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? मोहनजोदाड़ो से बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा, कांस निर्मित नर्तकी की मूर्ति और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं कि बुने हुए कपड़े मिले हैं और एक कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है और दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है। ठीक है, अब कालीबंगा है, राजस्थान में है। वर्तमान के राजस्थान में कालीबंगा स्थल है। कालीबंगा या काली रंग चूड़ियों, काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं उससे संबंधित है। या नाम काले रंग की चूड़ियों के टुकड़ों से घने वितरण के कारण रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर काले रंग की बहुत सारी चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इसी के आधार पर कालीबंगा इसका नाम रख दिया गया था, जो इस टीले के सतह पर पाए गए थे। ठीक है, तो ये बता ही दिया कि इस टीले पर काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है। फिर अगला है बनावली, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, तो राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, बनावली भी हरियाणा है, तो ये ध्यान रखना। यह हड़प्पा सभ्यता में अपने केंद्रीकृत योजना के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीकृत योजना यानी एक बिंदु होता था, उसके चारों तरफ ही सारी चीज़ें होती थी। इस योजना के लिए जाना जाता है यह बनावली शहर। बनावली में मुख्य सड़कें सीधी होने के बजाय घुमावदार थीं। ठीक है, तो बनावली में सड़कें ऐसे नहीं थी जैसे हड़प्पा में थी, यहाँ पर घुमावदार सड़कें थीं इस तरह से। ठीक है, गोल जैसा। उत्खनन से 3 प्रकार के सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए हैं: पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो 3 यहाँ पर जब उत्खनन किया गया तो 3 सांस्कृतिक अनुक्रम का पता लगाया गया है। पूर्व हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले, फिर हड़प्पा यानी वर्तमान का हड़प्पा, और उत्तर हड़प्पा यानी हड़प्पा के बाद। ठीक है, तो ये 3 चीज़ का पता चला है।
यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, अब ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसमें महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना, ठीक है, तो जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका प्रथम चरण का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य क्या है कि महाकाल लोक एक मेगा कॉरिडोर परियोजना है। इस परियोजना के तहत महाकालेश्वर मंदिर परिसर के क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आ सकेंगे। ठीक है, तो जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है तो वो भी उसका जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये मेगा कॉरिडोर परियोजना के तहत क्या करेंगे, उस क्षेत्र को और बड़ा करेंगे, यानी आसपास के क्षेत्र को अधिग्रहित करेंगे जिससे भारी मात्रा में श्रद्धालु वहाँ आ सकें। इस कॉरिडोर में 2 भव्य प्रवेश द्वार होंगे। ठीक है, तो ये जो परियोजना तैयार होगी तो 2 बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, यानी एंट्री गेट बनाया जाएगा। ठीक है, इस कॉरिडोर में 2 जो है क्या हो जाएंगे, द्वार होंगे। 108 अलंकृत स्तंभों वाली एक समानांतर स्तंभ पंक्ति होगी। ठीक है, तो 108 स्तंभ, यानी जो स्तंभ मतलब खंभे लगेंगे, 108 खंभे लगेंगे जो अलंकृत होगा, यानी उसमें कुछ चित्र बना होगा। ठीक है, इसमें भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप यानी प्रफुल्लित नृत्य रूप को दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो उस खंभों में क्या होगा, आनंद तांडव, यानी जब शिव तांडव करते थे तो नृत्य, तांडव वो नृत्य ही कहते थे, तो उस रूप को दर्शाया जाएगा अलग अलग खंभों पर। 50 से अधिक भित्ति चित्रों वाला रनिंग पैनल स्थापित किया जाएगा, यानी भित्ति चित्र का रनिंग पैनल बनाया जाएगा उसमें। इसमें शिव पुराण की कथाओं का चित्रण किया जाएगा, यानी शिव पुराण जो पुस्तक है उसकी जो कथाएं हैं उसका चित्रण किया जाएगा इन भित्तियों पर। ठीक है, अब यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, महाकाल मंदिर की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं है। ठीक है, यानी महाकालेश्वर मंदिर कब बना था इसका पता अभी तक किसी को नहीं है। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। ठीक है, तो ऐसा पुराणों में ऐसा लिखा है कि जो है इसकी स्थापना है प्रजापति ने की थी, प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। आगे चलकर राजकुमार कुमार सेन, ये प्रद्योत वंश के राजा थे, चंद प्रद्योत के पुत्र थे। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाकाल मंदिर की कानून और व्यवस्था के प्रबंधन का दायित्व संभाला था। ठीक है, तो ये जो है 6वीं शताब्दी में इन्होंने इस मंदिर का जो दायित्व है वो संभाला था। प्रद्योत वंश ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवंती पर शासन किया था, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश है उस पर प्रद्योत वंश ने शासन किया था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि मुख्य विशेषताएं क्या है। यहाँ पर अवस्थिति क्या है, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। क्या है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 3 मंजिला मंदिर है। सबसे नीचे, मध्य और ऊपरी भागों में क्रमशः महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित है। ठीक है, जो 3 मंजिला है तो हर एक मंजिल पर एक एक लिंग स्थापित है। शिव के रूप महाकाल अर्थात समय और मृत्यु के देवता इसमें रहते हैं। गर्भगृह में मूर्तियां हैं। शिखर पर छोटी मीनार वाले शिखर अत्यंत भव्य है। मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नामक कुंड भी मौजूद है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस मंदिर को निकेतन के रूप में वर्णित किया है। तो कालिदास ने जो अपना महाकाव्य लिखा था रघुवंशम, उसमें इस मंदिर को निकेतन कहा है। संभवतः इसका कारण यह था कि मंदिर की छतें अधिकतर समतल थीं। ठीक है, तो इसका कारण यह था कि जो छतें थीं वो समतल थीं, इसलिए उन्होंने निकेतन कहा। इस मंदिर में पुनर्विकास और पुनर्निर्माण का कार्य कई शताब्दियों तक किया जाता रहा है। तो इस मंदिर में पुनर्निर्माण कई शताब्दियों तक चलता ही रहा है, कभी पूर्ण नहीं हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर परिसर में भूमिजा, चालुक्य और मराठा स्थापित शैली का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो भूमिजा, चालुक्य और मराठा जो स्थापत्य शैली थी उसका जो रूप है वो इस मंदिर में दिखाई देता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें ये सबसे प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं।
परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंगों के मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होते हैं। यानी अगर परंपरागतता से देखा जाए तो ज्योतिर्लिंग का जो मुख होता है वो उत्तर या पूर्व दिशा में होता है। इसके विपरीत महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसका मुख दक्षिण दिशा में है। ये एक ऐसा ही एकमात्र मंदिर है, बाकी सबका मुख या तो उत्तर है या पूरब है। दक्षिण की ओर मुख होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यह यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा का द्योतक है। ठीक है, तो यह माना जाता है कि मृत्यु के देवता का दिशा है दक्षिण। ठीक, शिव इस तथ्य के प्रतीक हैं कि मृत्यु या महाकाल के स्वामी हैं। ठीक है, तो शिव जो है वो महाकाल के स्वामी यानी मृत्यु के स्वामी माने जाते हैं। महाकालेश्वर को स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। ठीक है, तो जो महाकालेश्वर मंदिर है तो उसमें ज्योतिर्लिंग है, ऐसा माना जाता है कि वह स्वयं प्रकट हुआ है। ठीक है, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंगों को अनुष्ठानिक रूप से स्थापित माना जाता है। ठीक है, फिर और जो 11 अन्य ज्योतिर्लिंग हैं उनको माना जाता है कि उसको स्थापित किया गया है, परंतु महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग खुद प्रकट हुआ है। ठीक, महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से या एक यहाँ की जाने वाली भस्म आरती है। ठीक है, तो महाकालेश्वर में जो भस्म आरती होती है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे भारत में और विश्व में भी प्रसिद्ध है। भस्म आरती सूखी लकड़ी और गाय के गोबर की राख का उपयोग करके की जाने वाली प्रार्थना है। ठीक है, तो सूखी लकड़ी और गाय का जो गोबर इसको जलाकर जो राख निकलता है उससे प्रार्थना की जाती है, उसका उपयोग करके अनुष्ठान या जो है उपासना की जाती है। यह आरती अत्यंत विशिष्ट है और महिलाओं को इसे देखने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो यह एक पॉइंट जो है क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि महिलाओं को देखने की अनुमति नहीं है, ये जो भस्म आरती होती है इससे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है अन्य का किस किस जगह पर है ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ उत्तराखंड जानते होंगे, महाकालेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर है, फिर नागेश्वरा है, सोमनाथ है, त्रिबाकेश्वर है, भीमा शंकर है, कि विद्यानाथ है, ऐसे काशी विश्वनाथ है, ग्रिसनेश्वर है। तो ऐसे इसी सारे जो है मैप में देख सकते हैं, रामेश्वर भी है, मालिकार्जुन भी है। तो ये 11 अन्य जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर दिखाया गया है मानचित्र में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है कि भूल जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची। अनंतिम सूची के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं वीडियो में, तो अभी आगे और क्या है सुर्खियों में। तो अनंतिम सूची में गुजरात के वाडनगर शहर, मोढेरा स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उनाकोटी की शैली कार्तिक मूर्तियाँ, इन 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, 3 नहीं 4 चीज़ें हैं। वाडनगर शहर है, फिर मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर है, त्रिपुरा उनाकोटी शैलित कार्तिक मूर्तियाँ हैं। ठीक है, 3 ही चीज़ें। अन्य संबंधित तथ्य क्या है, यूनेस्को की अंतिम सूची उन धरोहरों की सूची है जिन्हें प्रत्येक पक्षधर देश प्रत्येक जो पक्षकार देश है वो विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने का इच्छुक होता है। ठीक है, तो अंतिम सूची में जिन भी पुरा स्थल या कोई भी सांस्कृतिक चीज़ को रखा जाता है उसमें यह माना जाता है कि जिस देश का है वो देश विश्व धरोहर सूची में अपने उस स्थल को शामिल कराना चाहता है। सॉरी, तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इस सूची में शामिल होने के बाद यूनेस्को इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान करने पर विचार करता है। ठीक है, जब अंतिम सूची में कोई स्थल शामिल हो जाता है तो फिर यूनेस्को के पास वह चला जाता है विचार करने के लिए कि हाँ वो शामिल किया जाए या ना किया जाए। अंतिम सूची में भारत के कुल 52 स्थल हैं अभी। ठीक है, अभी 52 स्थलों को विश्व धरोहर का दर्जा नहीं मिला है, पर मिल सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये स्थलों की विशेषताएं क्या हैं। तो वाडनगर शहर जो है, वडनगर शहर गुजरात में है। ठीक है, तो वडनगर शहर गुजरात के मेहसाणा जिले के अंतर्गत एक नगर पालिका है। ठीक है, यह एक बहुस्तरीय और बहुसांस्कृतिक व्यापारिक बस्ती है। ठीक है, तो ये एक बहुसंस्कृति यानी बहुत सारी संस्कृतियाँ इस बस्ती में पाई जाती हैं, और व्यापारिक बस्ती यानी व्यापार होता है इस बस्ती में।
इस नगर का इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। ठीक है, तो जो ये नगर है ये 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसका जो है इतिहास माना जा रहा है। यह एल आकार का शहर है, इसमें उत्तर पूर्वी किनारे पर शर्मिष्ठा झील स्थित है। ठीक है, तो ये एल आकृति का शहर यानी एल जैसा ये बसा हुआ है, और इसके जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है इसमें जो है शर्मिष्ठा झील स्थित है। ठीक, वडनगर में दो प्रमुख प्राचीन व्यापार मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो वडनगर जो है उसमें दो प्रमुख जो है बहुत प्राचीन व्यापार मार्ग है जो एक दूसरे को काटते हैं। उसमें एक मध्य भारत को सिंध से और आगे उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, तो उसमें जो एक भाग है वो मध्य भारत को सिंध से और आगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जोड़ देता है। फिर दूसरा जो मार्ग है गुजरात तट पर स्थित बंदरगाह शहरों को उत्तर भारत से जोड़ता है। ठीक है, तो जो बंदरगाह वाले शहर हैं उत्तर भारत में उसको जोड़ता है ये। इसमें भीतरी बंदरगाह शंख और मनकों के उद्योगों का केंद्र, धार्मिक केंद्र, मंदिरों का शहर आदि है। ठीक है, तो जो भीतरी बंदरगाह है वो शंख, मनके और मंदिर का केंद्र है। ठीक है, इसका उल्लेख महान चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। ठीक है, तो जो ह्वेन त्सांग थे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में इन चीज़ों का जिक्र किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। ठीक है, तो जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका ये गृह नगर यानी घर का शहर है उनके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ आगे है मोढेरा का सूर्य मंदिर और इसके आसपास के स्मारक जो हैं गुजरात में है ये। यह गुजरात के मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो पुष्पा नदी के बाएं तट पर स्थित है ये। पुष्पावती रूपन नदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, तो जो रूपन नदी है गुजरात में उसकी सहायक नदी है ये। यह मंदिर मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित है। ठीक है, तो मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित की गई है यह मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, जो 1026 और 27 ईसा पूर्व था इसका काल। सबसे पुराने दिलवाड़ा मंदिर और रानी की वाव रानी उदयमती ने इसका निर्माण कराया था। तो रानी उदयवती जो थी उन्होंने इस दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मुख्य मंदिर में शामिल है गर्भगृह, एक सभागार यानी एक गर्भगृह जहाँ मूर्तियाँ होती है, सभागार जहाँ पर लोग बैठ के सभाएं करते हैं, फिर बाहरी सभा कक्ष है यानी बाहर जो सभा होती है, फिर रंग मंडप है और एक पवित्र सरोवर यानी कुंड है। अब राम कुंड कहा जाता है, अब उसे राम कुंड कहा जाता है, कुंड यानी जिसमें स्नान किया जाता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं इसकी। इसका निर्माण चमकीले पीले बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, तो पीले कलर का जो बलुआ पत्थर होता है उससे निर्माण कराया गया इस मंदिर का। इस मंदिर की मूर्तिकला में 3 देव समूहों की आदमकद प्रतिमाएं शामिल हैं। ये देव समूह हैं आदित्य, लोकपाल और देवियाँ। ठीक है, आदमकद प्रतिमा मतलब होता है जो मनुष्य है, जो मनुष्य का कद होता है उसी कद के समान मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, तो आदित्य, लोकपाल और देवियाँ 3 लोगों की मूर्तियाँ इसके अंदर रखी गई हैं। इसे भारत से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक विषुव के दौरान उदय होते सूर्य की पहली किरण सूर्य देव के सिर पर रखे हीरे पर पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार इसे डिजाइन किया गया है जब सूर्य उदय हो, जब सूर्य निकले तो सबसे पहली जो किरण है वो सूर्य देव के सर पर एक हीरा रखा हुआ है उस पर पड़े। ठीक है, इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। आगे क्या है, ऊनाकोटी। ऊनाकोटी श्रृंखला में शैल कर्तित मूर्तियाँ और उभरी हुई नक्काशियाँ, इन्हें भी अनंकित सूची में शामिल किया गया है। यह त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऊनाकोटी का शाब्दिक अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। ठीक है, 1 करोड़ से 1 कम ऊनाकोटी का अर्थ है। यह त्रिपुरा में 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में शैव उपासना का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है शैव, तो ये वही दिखाता है कि शैव उपासना का जो प्राचीन तरीका था वो प्रदर्शित करता है। इस स्थल पर चट्टानों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। ठीक है, तो इन पत्थरों पर क्या है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है। ऊनाकोटी की इस मूर्ति कला को चट्टानों को काट कर बनाई गई है। ठीक है, तो चट्टानों को काट कर इस पर मूर्ति बनाई गई है।
ठीक है, तथा अलग अलग मूर्तियों में वर्गीकृत किया गया। अलग अलग मूर्ति बांट दी गई है चट्टान को काटते काटते। ठीक है, यहाँ चित्र में देख लीजिए किस तरह चट्टान को काट के एक मूर्ति इधर एक मूर्ति इधर ऐसे बना दी गई है। प्रसिद्ध आकृतियों और मूर्तियों में शामिल है उनाकोटीश्वर काल भैरव जी का है। फिर गंगाधर बोधिसत्व का चित्रण है इसमें। फिर चतुर्मुखलिंग और एक मुखलिंग आदि इसमें बनाए गए हैं। उनाकोटी में एक जलधारा 3 कुंड का निर्माण करती है, यानी एक जो जलधारा है वो 3 कुंड यानी जो गड्ढे होते थे नहाने के लिए। ठीक है, तो 3 कुंड का निर्माण करती है। तीनों कुंड वार्षिक अशोकाष्टमी मेले का हिस्सा है। ठीक है, तो अशोकाष्टमी को कोई मेला लगता है तो उसी का हिस्सा है ये तीनों। ठीक है, अब आगे है नंगपाल झील। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे और आगे। तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इस वजह से हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीटी 365 का हर एक सब्जेक्ट लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।